डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में यूनिक सॉल्यूशंस के 2 क्वेश्चन के बाद ऐसे 2 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर हमें एक जगह नो सॉल्यूशन मिलेगा और एक जगह इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें हमें जो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स के जितने भी जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमें इस सिस्टम की जो इक्वेशंस हैं उनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हैं। हमें यहाँ पर ए इनवर्स को पहले फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फिर इसका हम यूज करेंगे आगे। आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड किया है जो कि 67 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो बताता है कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। फिर हमने इसके सारे कोफैक्टर्स को फाइंड किया है, C11 -6, C12 14, C13 -15, C21 17, C22 जो यहाँ पर है वो 5 है, C23 जो है वो 9 है, C31 13 है, C32 -8 है, C33 -1 है। कोफैक्टर्स निकालते वक्त हमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं और अगर हम ये गलती करते हैं तो फिर हमारा आगे आंसर नहीं आने वाला। फिर हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड किया है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सी ट्रांसपोज के बराबर है और जो ये सी है ये एक कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारी जो एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स है वो -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9 और -1 हो गई। अब इसको हम bx = c से कंपेयर कराएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है। अगर हम दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स यूज करते हैं तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा। मतलब अगर x = b इन्वर्स c है तो हम जहाँ पर b इन्वर्स लिखा हुआ है हम वहाँ पर a इन्वर्स बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स b है वो मैट्रिक्स a के बराबर है और हमने a इन्वर्स फाइंड किया है, तो अगर a इन्वर्स b इन्वर्स के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर b इन्वर्स लिखा हुआ है x = b इन्वर्स c, मैंने वहाँ पर a इन्वर्स लिख दिया है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स कैपिटल X है उसके एलिमेंट स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z को लिखा। जो हमारी मैट्रिक्स A इन्वर्स है उसके उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। अब यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स C को लिखा। मैट्रिक्स C के जो एलिमेंट हैं वो -4 2 11 है। इन दोनों मैट्रिक्स का जैसे मल्टीप्लाई हुआ हमें एक नई मैट्रिक्स मिली जिसके एलिमेंट 201 -134 एंड 67 है। फिर हमने इसे 1/67 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 -2 -1, 3 -2 और 1 हमें एक मैट्रिक्स मिली जिसके एलिमेंट 3 -2 और 1 है। फिर जब इसको, ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो हमें यहाँ पर x = 3, y = -2 और z = 1 मिला। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्ज़ाम में आता है तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ अलग टाइप की मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो हमारे सिस्टम की जो इक्वेशंस हैं उनके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं उनसे बनाई हुई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और फिर इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकाला जो कि 10 आया। इससे क्लियर होता है कि ए इन्वर्स यहाँ पे पॉसिबल है। फिर हमने सारे कोफैक्टर्स निकाले। आप देख सकते हैं C11 4, C12 -5, C13 1, C21 2, C22 0, C23 -2, C31 2, C32 5, C33 3 है। इससे हमने एक मैट्रिक्स C बनाई जिसके एलिमेंट 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 और 3 हैं। हमारी जो मैट्रिक्स C बनी, फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। इससे हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिली। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके एलिमेंट हमारे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3 हैं। फिर हमने यहाँ पर ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए से हमने यहाँ पर ए इन्वर्स को फाइंड कर लिया है। अब हम सिस्टम को bx = c से कंपेयर करा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे बी मैट्रिक्स के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1 2 1 -1 1 1 -3 1 के बराबर है और ये जो वैल्यू है ये ए के ट्रांसपोज के बराबर। आप देख सकते हैं जो हमारा ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा जो मैट्रिक्स बी है। अब हमें यहाँ पर इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, चूँकि हमने इसे bx = c से कंपेयर किया था, तो हमें b इन्वर्स की ज़रूरत होगी। तो चूँकि b जो है वो a ट्रांसपोज के बराबर है तो हम दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, b इन्वर्स = हो जाएगा a ट्रांसपोज का इन्वर्स। आप जानते हैं हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है वो a इन्वर्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को मैंने इन्वर्स में पढ़ाया था। आप देख सकते हैं जो b इन्वर्स है वो a इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर होगा और a इन्वर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये बड़ा आसानी से हम यहाँ पर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं बी इन्वर्स = क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो हमारी जो बी इन्वर्स जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3।
एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी में हम यहाँ पर बी इनवर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। जब बी इनवर्स की वैल्यू को पुट करेंगे और मैट्रिक्स सी को पुट करेंगे जिसके हमारे एलिमेंट 402 हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू 9/5, वाई की वैल्यू 2/5 और जेड की वैल्यू 7/5 मिल जाएगी। फिर हमें यहाँ पर हम इस एक्स और वाई और जेड की वैल्यू को हम अपने सिस्टम में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सिस्टम हमें जो सॉल्यूशन दे रहा है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं। और अब जिस क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सिस्टम हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता। यहाँ पे जो हमारी दो इक्वेशंस दी गई हैं 4x - 2y = 3 और 6x - 3y = 5, तो सबसे पहले से हम ax = b से कंपेयर कराएंगे। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट 4 - 2 6 - 3, कैपिटल एक्स के एलिमेंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कैपिटल सी के जो एलिमेंट 3 5 होंगे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो कि 0 आ गया। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो सॉल्यूशन या तो कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है, और या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और वो नो सॉल्यूशन देता है। लेकिन इसके लिए हमें आगे कुछ काम करना होता है और फिर हम समझ पाते हैं कि हमें ये नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। डिट ए जो हमारी वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं देने वाला। इन ऑर्डर टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी नीड कोफैक्टर्स। हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। C11 -3, C12 -6, C21 2 और C22 4 है। इससे हमने एक मैट्रिक्स सी बनाई। फिर एडजॉइंट देने के लिए इस मैट्रिक्स सी का हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये एज पर रूल हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं, जो कि यहाँ पर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू एक नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आती तो ऐसे सिस्टम में हमारा जो सिस्टम होता है वो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई जैसे ही बी के साथ किया, हमें एलिमेंट्स मिले 1 2, जो कि एक नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब जो हमारा जो सिस्टम है वो एक इनकंसिस्टेंट है और हमारा जो सिस्टम है वो हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं देता। इस क्वेश्चन में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ये सिस्टम हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देता है। यहाँ में जो सिस्टम की इक्वेशंस दी गई हैं 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। सबसे पहले हम इस ax = b से कंपेयर कराएंगे। हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी मिलेगी। मैट्रिक्स ए आप जानते होंगे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बनती है, कैपिटल एक्स वेरिएबल से बनी हुई मैट्रिक्स है और बी कांस्टेंट टर्म से बनी हुई मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकाला जो कि 0 आया। जब 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, या तो वो नो सॉल्यूशन देगा या तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। मैंने पहले ही बताया कि हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने जा रहा है। हमने यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स निकाले। C11 -5, C12 11, C13 7, C21 10, C22 -22, C23 -14, C31 -5, C32 11 और C33 7। फिर इसे हम एक मैट्रिक्स सी बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 और 7 है। फिर हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई जैसे ही बी के साथ किया, हमें एक नल मैट्रिक्स मिली। नल मैट्रिक्स का मिलना ये बताता है कि सिस्टम हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने वाला है। चूँकि ये सॉल्यूशन देने वाला है इसलिए सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर ax = b हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करेंगे? सवाल ये उठता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को निकाला कैसे जाता है। इसके लिए हम किसी भी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। वो जो कांस्टेंट होता है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होता है। मैंने यहाँ पर z = k कंसीडर किया। अगर हम z = k कंसीडर करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन में हम पुट करते हैं। अगर हम पहली दो इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी पहली इक्वेशन 2x - y + 3z, z के जगह पर हम k पुट करेंगे तो वो 2x - y + 3k = 5 और दूसरी इक्वेशन 3x + 2y - k = 7 हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x - y + 3k = 5, जिसको मैंने लिखा है 2x - y = 5 - 3k, फिर 3x + 2y - k = 7, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 3x + 2y = 7 + k। अब इन दो सिस्टम को हमें या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन किसी का भी यूज़ करते हुए, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, उससे हम x और y को भी k के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे। हमें यहाँ पर x की वैल्यू 17 - 5k/7, y की वैल्यू 11k - 1/7 और z = k तो हमने कंसीडर ही किया था। हमने z कंसीडर किया था, आप x या y में किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके भी यहाँ पर अदर दो वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, इसलिए यहाँ पर x और y z की अनगिनत वैल्यूज़ होंगी जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, और ये x y z की आने वाली हर एक वैल्यू हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। थैंक यू।